चलो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन पहले होता क्या है, कैसे पता करोगे कि केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो अगर देखो अपने रियल लाइफ में, तुम अगर गर्मी में दूध को रख दोगे तो दूध क्या होगा, फट जाएगा। क्यों फट रहा है दूध? कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ तभी फटा। आयरन खरीदो, आयरन नेल्स खरीदो, या कोई भी आयरन का चीज देखो, जब नया नया घर में आता है तो एकदम चमकता रहेगा। और जैसे ही एक दो महीना बाद देखोगे उसके ऊपर रस्ट जम जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो क्यों हुआ ब्राउन? क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तभी ब्राउन हुआ है। अगर खाना है, खाना आज खाना बना, 2 दिन बाद उसको फिर फ्रिज में मत रखो, 2 दिन बाद उसको बाहर रखो, और 2 दिन बाद देखो क्या होगा, खाना खराब हो जाएगा। क्यों खराब हुआ खाना? क्योंकि वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के कारण खाना खराब हो गया। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन चल रहा है? तो हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट। तो अगर किसी चीज का स्टेट चेंज हो जाता है, पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, या पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, स्टेट चेंज हो गया, गैस हो गया, ठीक है, पहले सॉलिड था फिर गैस हो गया, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो गया, तो हम लोग सोच सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अगर कलर चेंज हो जाए किसी चीज का, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये 4 पॉइंट है जो बता सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। पहला है तुम्हारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीवेज। कोई भी नाला वगैरह देखोगे, उसमें बबल्स निकलती रहती है। क्यों निकलती है बबल्स? और वो हार्मफुल गैस होते हैं। वो बबल्स इसलिए निकलती है क्योंकि अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज मतलब अगर पहले वो नॉर्मल टेम्परेचर था, हल्का सा गर्म हो गया, या फिर ठंडा था गर्म हो गया, गर्म था ठंडा हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना। तो जब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस है जो कि बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोग पूरा एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कवर करेंगे, एक एक वर्ड कवर करेंगे। उसके बाद एडिशनली बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। और ये तुम्हारा पूरा का पूरा साइंस को कवर करेगा। तो तुमको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तब उसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। तो पहला जो बेसिक तरीका है, वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि तुम सीधा लिख देते हो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखो, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशियम रिबन है। कोई एक मैग्नीशियम रिबन है जिसमें अगर आग लगाओगे तो क्या होगा, हीट दे रहे हो, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और इसमें जो लाइट निकलता है वो डैजलिंग व्हाइट होता है। डैजलिंग व्हाइट का मतलब ब्राइट व्हाइट लाइट। अब ये तुम्हें पता है कि नहीं, ये मैग्नीशियम रिबन को वेल्डिंग के रूप में भी पहले यूज किया जाता था। वेल्डिंग देखे हो, वेल्डिंग कैसे होता है? वेल्डिंग से क्या निकलता है, व्हाइट लाइट, एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट निकलता है। वो वेल्डिंग में काम आता है, राइट। तो मैग्नीशियम का रिबन का वेल्डिंग में पहले काम होता था। तो तो जो ब्राइट लाइट निकलता है वो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो वो पिघला देता है चीजों को। तो मैग्नीशियम जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये वर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? वर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैग्नीशियम को बंद करने का जो प्रोसेस है उसका ये है वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेम चीज को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? और इक्वेशन को अभी बैलेंस नहीं करेंगे हम, सिंपल इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, ये मैग्नीशियम हो गया तो Mg हो गया मैग्नीशियम, प्लस ऑक्सीजन हो गया तो प्लस O2 लिखेंगे। और ये जो एरो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब ये जो इसके नीचे है ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। और इसका जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये हो गया MgO। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बनाता है MgO। तो ये है तुम्हारा एरो, बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर ये रिवर्स रिएक्शन होता, आगे भी जा सकता था पीछे भी जा सकता था, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस।
तो उस समय हम डबल एरो दिखाते हैं। डबल एरो कैसे दिखाते हैं? एक एरो ऐसे रहेगा, एक एरो ऐसे रहेगा। यहाँ रहेगा तुम्हारा रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट टू, यहाँ होगा प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। अगर ये रिवर्स रिएक्शन है तो कभी कभी टेम्परेचर दिखाना है तो तुम टेम्परेचर दिखा सकते हो 160 डिग्री ऐसे करके, ठीक है। अगर हीट दिखाना है तो यहाँ पे ऐसे करके डेल्टा दिखा सकते हो, वो हीट बताएगा। अगर कोई इंजाइम है या कोई कैटलिस्ट है तो तुम कैटलिस्ट का नाम भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो कैटलिस्ट का नाम, ठीक है। तो ये तुम्हारा केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है, अभी हम बैलेंस करेंगे इसको। तो अगर सिर्फ हम एलिमेंट का नाम लिख दिए, मैग्नीशियम का Mg लिख दिए, ऑक्सीजन का O2 लिख दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला MgO, MgO लिख दिए, तो ये हो गया तुमको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एग्जाम में पूछेगा कि ये ऐसा दे देगा Mg+O2, फिर एरो करके MgO, और बोलेगा कि इसको बैलेंस करो। तो तुमको एग्जाम में स्केलेटल इक्वेशन देगा और उसको तुमको बैलेंस करके तुमको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज और देख लो, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये एक व्हाइट पाउडर जैसा होता है। ये व्हाइट पाउडर जैसा होता है। तो जब मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है और एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा, जिसको वेल्डिंग में भी हम लोग यूज करते थे पहले, ठीक है। अब हम चलेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो जब भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 3 पॉइंट को दिमाग में रखना है। पहला क्या है? मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है, पहले मैं इसको केमिकल रिएक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नीशियम है Mg प्लस ऑक्सीजन है तो O2, ये क्या बनाएगा? MgO बनाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि किसी एक एलिमेंट का, ऑक्सीजन ले लो, किसी एक एलिमेंट का जो एटम यहाँ पे है, जितना नंबर ऑफ एटम यहाँ पे है उतना ही नंबर ऑफ एटम यहाँ भी होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन कोई भी एक एलिमेंट का जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड होगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड भी होना चाहिए। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो मस्ट बी सेम। मतलब कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम है, यहाँ कितना नंबर ऑफ एटम है? 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको 2 करना पड़ेगा। लेकिन 2 करते समय ये मत भूल जाना कि इसका केमिकल तुम्हारा जो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसको चेंज मत कर देना। मतलब कि अगर MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला, तुम इसको MgO2 मत कर देना, क्योंकि ये केमिकल फार्मूला ही गलत हो गया। ये फार्मूला गलत हो गया। MgO2 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका रियल केमिकल फार्मूला MgO2 नहीं है, इसका रियल केमिकल फार्मूला MgO ही है। तो दूसरा पॉइंट है कि डोंट चेंज द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड और एन एलिमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये थर्ड पॉइंट एक ट्रिक है कैसे बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को। तो स्टार्ट बाय बैलेंसिंग सेलेक्टिंग द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम है, पहले वहां से शुरुआत करो। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है और MgO एक ही है। तो हम O2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पास ज्यादा है, ठीक है, एटम ज्यादा है इसका। तो यहाँ पे O2 हो गया और यहाँ पे MgO है, यहाँ पे एक ही O है, तो इसको हमको 2 करना है। तो आगे इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। अब इसका 2 मॉलिक्यूल ले लियो तो Mg का 2 हो गया, यहाँ पे Mg का एक ही है, तो इसके पहले यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो, अब फिर से मिलाओ, तो यहाँ पे 2 Mg हो गया, यहाँ पे भी 2 Mg है, यहाँ पे O2 का 2 आइटम है, यहाँ पे O2 का 2 आइटम हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसका स्टेट बताना है कि Mg किस स्टेट में है। Mg मैग्नीशियम रिबन है, वो एक रिबन है, वो एक सॉलिड है, तो वो उसका स्टेट होगा सॉलिड, ऐसे करके S लिख देने का है सॉलिड बताने के लिए। ऑक्सीजन का क्या था? ऑक्सीजन एक गैस था, तो ऑक्सीजन कैसे G कर देने का है, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन एक गैस है। अब इससे बन रहा है MgO। MgO फिर एक सॉलिड पाउडर है, ये जो व्हाइट पाउडर बता रहे थे,
तो ये भी व्हाइट पाउडर है, तो इसको यहाँ पे ऐसे, ये गैस नहीं होगा, ऐसे जी कर दो तो गैस हो जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे हमको करना है सॉलिड, तो यहाँ पे एस करना पड़ेगा, एस फॉर सॉलिड। तो ऐसे ही डिमार्केशन होता है एक्वस का। एक्वस का क्या होगा, ए क्यू। ए क्यू कर दोगे तो एक्वस, एक्वस मतलब वो वाटर में मिलाया हुआ है, उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। अगर HCl ले रहे हैं, मान लो HCl ले रहे हैं, और HCl का हम अगर एक्वस ले रहे हैं, तो ऐसा हम यहाँ पे ए क्यू लिख करके ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे, तो हम HCl का एक्वस ले लिए। ये NaCl ले रहे हो, NaCl ले रहे हो, तो NaCl को अगर पानी में घोल दिए हो तो यहाँ पे एक्वस करना पड़ेगा। तो बता रहा है कि आप NaCl को पानी में ले लियो। अगर वाटर है, H2, अगर लिक्विड है उसको सिंपल एल भी लिख सकते हो। अगर तुम वाटर है स्टीम में है, तो उसको तुम गैस लिख सकते हो। अगर ये गैस लिख दोगे ना H2O को, इसका मतलब क्या है कि ये स्टीम है, भाप है, ये हाई टेम्परेचर का स्टीम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का जो उसका स्टेट का, उसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो Mg को हमने सॉलिड बना दिया, सॉलिड में लिख दिया है, ऑक्सीजन को गैस है, और ये MgO ये तुमको फिर से सॉलिड हो गया। तो ये हो गया मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग। अब देखो नीचे में एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 Mg का सॉलिड है, प्लस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है जो कि सॉलिड है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ। एनसीईआरटी में बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम ये सारे रिएक्शंस को कवर करेंगे एनसीईआरटी का। दूसरा रिएक्शन है जिंक ग्रैन्यूल्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो तुम इसको अब ये मत देखो, ये तुम इसको देखो ही मत तुम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जिंक है प्लस HCl है, नीचे बगल में आंसर मत देखना, मैं जो लिख रहा हूँ वो देखो। इसका क्या बनेगा, ZnCl बनेगा, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनाएंगे, में डाल रहे हैं, इसका केमिकल इक्वेशन लिखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो तुमको बैलेंस भी करना पड़ेगा और केमिकल इक्वेशन इंटायरली लिखना पड़ेगा, वो केमिकल इक्वेशन तुमको नहीं भी दे सकता है। तो अब इसको चलो बैलेंस करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि केमिकल जो भी है कंपाउंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का होता है ZnCl2। अब इस पर डिस्कस करेंगे कि ZnCl2 कैसे हुआ, ZnCl कैसे नहीं हुआ, ये तुम 9th में पढ़े होगे, लेकिन इसको हम लोग बाद में फिर डिटेल में देखेंगे। अभी बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है, ZnCl2 के पास है, तो इसको पकड़ लो, ठीक है। तो ZnCl2 में Cl 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको Cl एक ही मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हमको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर हम 2 लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पे Cl 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 हो गया। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, और यहाँ 2 लिखने के कारण हाइड्रोजन भी 2 हो गया। चलो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली हो गया। और यहाँ पे जिंक 1 है, और यहाँ पे जिंक 1 है, तो ये भी चलो बैलेंस हो गया। अब इसका स्टेट लिखना पड़ेगा। तो जिंक क्या है, सॉलिड है, जिंक जिंक ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं। HCl क्या है, पानी में घुला हुआ है, तो ये होगा तुम्हारा एक्वस, इसका बगल में एक्वस लिखना पड़ेगा। और ZnCl2 क्या है, ये भी एक्वस है क्योंकि ये सॉल्ट है, और ये पानी में घुला हुआ मिलेगा तुमको। जिस पानी में तुमने HCl डाला है, उसी में जिंक क्लोराइड डाल दियो, सॉरी उसी में तुम जिंक का ग्रेन्यूल्स डाल दियो, तो तुमको जिंक क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट उसी सॉल्यूशन में बनेगा। और एक गैस निकलेगा हाइड्रोजन का, तो ये इसको जी कर देंगे, गैस निकलेगा बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जी कर देंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, एक बीकर है, उसके अंदर HCl सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर डाल दो, उसमें HCl डाल दो थोड़ा सा, और इसमें जिंक का ग्रेन्यूल्स डाल दो, ठीक है। तो देखोगे कि यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो गया, छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होगा, और वो बबल्स से हाइड्रोजन का बबल्स है, वो H2 का बबल्स है। तो ये केमिकल रिएक्शन वो रिप्रेजेंट करता है इसमें। अब देखो इसका कलर का देखते हैं। तो ये जो तुम्हारा जिंक है वो ग्रे कलर का होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस होता है, ये जिंक क्लोराइड भी कलरलेस होगा, और गैस भी कलरलेस होगा। कोई कलर दिमाग में रखने का नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया जिंक क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब दूसरा रिएक्शन है जिंक ग्रैन्यूल्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब देखो एक चीज देखो,
सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्पेलिंग है वो ट्रिकी है। अगर मैं लिखता हूँ FURIC, ये हो गया तुम्हारा अमेरिकन इंग्लिश। अगर ये लिखता हूँ PHURIC, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक में अगर PHURIC लिख रहे हो तो ये हो गया तुम्हारा ब्रिटिश इंग्लिश। अब हम लोग के देश में ब्रिटिश राज करके गए हैं तो हम लोग यही फॉलो करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेलिंग यही है, यही आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसको, ये गलत नहीं है बट इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक के साथ देखेंगे, और मैं जो लिख रहा हूँ वो देखो, हम लोग उसको बैलेंस कैसे करेंगे। Zn है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस ये बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को तुम रिएक्ट कराओगे जिंक के साथ, तो तुमको जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, ये है। तो पहले इसको पकड़ लो। अब इसमें S है एक, SO4 एक है, ठीक है। यहाँ पे SO4 एक है, ये चलो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो है, चलिए ये भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे जिंक एक है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें स्टेट लिख देंगे। स्टेट कैसे लिखेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स है, सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस होगा तो ये AQ लिख देंगे यहाँ पे। और जिंक सल्फेट ये क्या है, ये भी एक्वस है, तो यहाँ पे AQ लिख देंगे। और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, तो इसमें भी G लिख देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया विद द स्टेट। और यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कलरलेस है, तो कलर का उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो, अब दूसरा केमिकल इक्वेशन है, तुमको बोल देगा एग्जाम में कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल दिए हैं, प्लीज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। तो तुमको इक्वेशन नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे। ये पहले मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। KI हो गया, प्लस इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, लीड नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 होगा, ठीक है। और इसका केमिकल जब रिएक्शन होगा तो तुमको क्या देगा, ये PbI2 देगा, प्लस क्या देगा, ये KNO3 देगा, ठीक है। KNO3 दे रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और ये लेड आयोडाइड हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करने का क्या, सबसे पहला हम लोग का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है कि जो जो उस कंपाउंड को पकड़ो जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो ये है तुम्हारा लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट को पहले पकड़ लेंगे। लेड नाइट्रेट में NO3 कितना है, यहाँ पे NO3 यहाँ पे दो है, यहाँ पे NO3 एक ही है, तो यहाँ पे हमको दो बनाना, यहाँ पे दो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ऐड कर दो, आगे में दो मॉलिक्यूल ले लो, दो मॉलिक्यूल लेने को तो ये बैलेंस हो गया NO3। अब लेड को देखो, लेड कितना है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। यहाँ पे लेड कितना है, 1 है, ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम भी 2 है। तो यहाँ पे अगर हम दो कर देंगे तो पोटेशियम भी 2 हो गया तुम्हारा, आयोडीन भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। काउंट कर लो फिर से, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम भी 2 है, आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन भी 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेड हो गया 1, तो यहाँ पे लेड भी 1 है यहाँ पे। और NO3 जो नाइट्रेट है वो कितना, वो भी 2 है, वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हम लगा दिए आगे, तो यहाँ भी 2 मोलिकुल हो गया नाइट्रेट का। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब फटाफट इसमें स्टेट लिख दो। तो हम दोनों का सॉल्यूशन लिए हुए हैं तो दोनों इक्वस हो जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वस हो जाएगा। और ये तुम्हारा एक सॉलिड निकल रहा है। ये सॉलिड का मतलब क्या है, ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। और ये सॉल्ट हो गया, तो ये सॉल्ट हो गया तुम्हारा, फिर एक्वस में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो लेड आयोडाइड है वो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है।
इसलिए यहाँ पे हम स्टेट में सॉलिड लिखेंगे। और यहाँ पे जो तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट है वो कलरलेस है, और सारे सारे जो केमिकल कंपाउंड्स है वो कलरलेस रहेंगे। सिर्फ लेड आयोडाइड है वो येलो हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट में हम मिला देते हैं सॉल्यूशन में, तो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उस येलो प्रेसिपिटेट का केमिकल फॉर्मूला बता दो। ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट कलर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सब मैं कवर कर रहा हूँ। अब अगला रिएक्शन की तरफ चलते हैं। आयरन का वाटर के साथ देखो, आयरन को कोई भी आयरन ले लो, उसको पानी में डुबा दोगे और बैठ के देखते रहो कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो तुमको 2-3 महीने बाद दिखेगा। तो आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ बहुत स्लो होता है, नॉर्मल वाटर के साथ, जो तुमको 2-3 महीने बाद दिखेगा। बट अगर स्टीम के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीम के साथ हो रहा है, जी गैस है ना। अगर आयरन का स्टीम के साथ करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। अब इसको बैलेंस करने दो मुझे, ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। Fe+H2, ये आयरन है प्लस वाटर है। ये तुमको बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। उसमें डिफरेंस क्या होता है? फेरिक और फेरस में डिफरेंस देखो। फेरस यहाँ पे ये हो गया फेरिक। फेरस का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, Fe2O3 होता है, ठीक है। Fe2O3 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा फेरस और ये हो गया फेरिक। अब इसका हम लोग बाद में देखेंगे, इसको इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है आयरन का वाटर के साथ, और इसमें हमारा बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनता है, और फेरिक ऑक्साइड का हम लोग को अब करना है बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बनाना है। कैसे करोगे? वही हमारा थंब रूल है कि जिसमें नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है उसको पकड़ो। तो यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो यहाँ पे 3 कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, और कहीं ऑक्सीजन नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पे है, तो 0 है। तो ऑक्सीजन 4 करना है तो क्या करो, यहाँ 4 ऐड कर दो। ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 करने से हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे फिर 4 कर दो। अब देखो ये बैलेंस हुआ कि नहीं, काउंटिंग करके बताओ। वापस से काउंटिंग करते हैं। आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 लिख दिए हम लोग। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 है यहाँ पे, बैलेंस हो गया। अब इसका स्टेट लिख दो। इसका स्टेट क्या रहेगा? इनका सॉलिड है ये। और ये तुम्हारा लिक्विड लिख दे। लिक्विड लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे हो रहा है स्टीम के साथ रिएक्शन। तो हम यहाँ पे H2O का गैस के फॉर्म में लिख देंगे। और ये जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड बना है ये तुम्हारा एक सॉलिड है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड तुम्हारा हो जाएगा सॉलिड ब्लैक, और ये भी एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही रहेगा। और तुम्हारा ये हाइड्रोजन एक गैस बना रहेगा, ठीक है। अब इसका कलर देख लो, ये फेरिक ऑक्साइड एक ब्लैक होता है, ये तुम्हारा ब्लैक कलर का होता है। और जो आयरन है वो नॉर्मल ग्रे कलर का होता है। ये तुम्हारा आयरन विथ वाटर का रिएक्शन हो गया। अब ये सिक्स्थ रिएक्शन, जो छठा रिएक्शन है, वो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ है। हम लोग एनसीईआरटी के सारे केमिकल रिएक्शंस कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर तुम देखो सीओ का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट देता है, अलग अलग प्रोडक्ट देता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। हम लोग जो अभी रिएक्शन कंडीशन देख रहे हैं वो हम लोग 340 एटीएम पे देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देख रहे हैं हम लोग। तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ऐसे भी मिथेनॉल का फॉर्मेशन में पढ़ोगे कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से कैसे होता है। तो मिथेनॉल एक कलरलेस गैस है जिसका फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलाने पे होता है। 340 एटीएम प्रेशर के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसा करोगे? यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब कैसे बैलेंस करोगे? तो इसको इसको मेरे को ऐसे करना है, 6 कर देना है यहाँ पे।
छह नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, +1 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसके पहले 2 लिख दो। कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, सिर्फ 2 लिखने से यहाँ बैलेंस हो गया। अब काउंट करते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसका स्टेट लिखोगे, तो ये तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो एक गैस है, गैस के फॉर्म में होगा। और ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये भी गैस के फॉर्म में है। और ये तुम्हारा जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल एक लिक्विड होता है, ठीक है, अल्कोहल है ये। तो मिथेनॉल एक लिक्विड होता है, तो यहाँ पे एल कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे सारे जो तुम्हारे रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट है, सारे कलरलेस हैं, कोई कलर पे ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी के चैप्टर में है, फिर भी ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी तो रेस्पिरेशन हो रहा है, तभी तो देखो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, हीट फॉर्म हो रहा है। हमने बताया था जहां पे हीट फॉर्म हो रहा है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तभी हीट फॉर्म हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि हर जगह हीट फॉर्म हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आग से कोई तवा गर्म करेगा तो वो वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। लेकिन जहां जहां हीट, जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी समवेयर केमिकल रिएक्शन हैपनिंग, ओके। ये चीज है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेता है रूट से, और अपना जो उसका जो लीफ है उससे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बना देता है क्या, ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज एक क्या है, व्हाइट शुगर है, व्हाइट क्रिस्टल है ग्लूकोज। तो इसका रिएक्शन हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को लिखने दो यहाँ पे थोड़ा। यहाँ पे क्या है, CO2 है जो कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस तुम्हारा वाटर है, पानी है, दोनों कंबाइन कर गया। अब देखो एरो के ऊपर तुम लिख सकते हो जो भी कंडीशंस हैं उस केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, तो हम सनलाइट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल क्या होता है, केमिकल होता है, एक मतलब एक समझो कि केमिकल है या फिर एक टूल है जो आपको ये फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प कर रहा है। अब डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोफिल बाद में, तो हम लोग क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। ये क्लोरोफिल हो गया। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या देगा, ये देगा तुमको ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन हम लोग ब्रीदिंग में यूज करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन में, हम लोग क्या पूरा मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म यही ऑक्सीजन को ब्रीदिंग में यूज करता है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करोगे, थंब रूल क्या है, वो कंपाउंड लेना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो हम इसको, हम ये इसको ले लेते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज में कार्बन से स्टार्ट करते हैं, या हाइड्रोजन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन से स्टार्ट करो पहले, इसमें ज्यादा आइटम हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो 6 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 6 × 2 = 12 हो गया। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, टोटल 6 है, प्लस यहाँ 2 है, टोटल 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है और 2 है, यहाँ भी टोटल 8 ऑक्सीजन हो गया, नहीं हुआ, देख लो। लेकिन यहाँ पे कार्बन 6 है और यहाँ पे कार्बन है सिर्फ 1। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया यहाँ पे, लेकिन कार्बन बैलेंस नहीं हो रहा है। अब क्या करें, तो कार्बन को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, तो कार्बन तो तुम्हारा बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फिर से बढ़ गया। ऑक्सीजन काउंट करो कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ 12 हो गया, और 12 + 6 हो गया, 12 + 6 हो गया 18। अब यहाँ पे 18 तो नहीं है, 18 करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे है, और तुमको 12 और चाहिए, तो यहाँ पे 6 कर दो। तो अब यहाँ पे तुम्हारा 18 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 18 ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये तुम्हारा बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। और फिर यहाँ पे स्टेट लिख दो, तो ये गैस हो गया है,
और ये तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में है क्योंकि ये पानी है, ये रूट से जाता है प्लांट के अंदर, तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ये स्टीम नहीं है। और ये तुम्हारा जो ग्लूकोज बन रहा है ये तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा प्लांट्स के अंदर। और ये तुम्हारा गैस है, जो तुम्हारा ऑक्सीजन गैस है, जो कि एटमोसफेयर में चला जाएगा। ये तुम्हारा हो गया फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड और अल्युमिनियम सल्फेट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सल्फेट का स्पेलिंग तुम्हारा ब्रिटिश, ये अमेरिकन है। PHATE जो होता है, वो तुम यूज करना क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो ब्रिटिश है। अब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अल्युमिनियम सल्फेट के साथ। अब बेरियम क्लोराइड वाटर में मिला हुआ है, याद रखो, और अल्युमिनियम सल्फेट भी वाटर में मिला हुआ है। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन है जो बेरियम क्लोराइड का है और दूसरा सॉल्यूशन है जो अल्युमिनियम सल्फेट का है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को लिखो और बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो। तो उसमें तुम्हें रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा और बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं रिएक्शन। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, प्लस तुम्हारा क्या है, अल्युमिनियम सल्फेट है, तो Al2SO4 का 3 है। ठीक है, ये रिएक्शन मिल करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, प्लस तुम्हारा बना रहा है ये AlCl3, तुम्हारा अल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का थंब रूल, सबसे वो कंपाउंड लो जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, तो हम लोग ये ले रहे हैं। इसमें अल्युमिनियम को बैलेंस करो, अल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, राइट साइड अल्युमिनियम यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फेट पे चलते हैं। सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फेट सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 3 करके हम लोग इसको 3 सल्फेट बना देंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, 3 3 into 2 6 क्लोरीन एटम हो गया। यहाँ पे कितना है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो इसको 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मॉलिक्यूल ले लोगे, तो टोटल एटम हो जाएगा तुम्हारा क्लोरीन का 6। तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो तुम्हारा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तुम्हारा बेरियम क्लोराइड का। 3 लिख रहे हैं मतलब क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो अगर 3 लिखने के बाद तुम्हारा क्लोरीन का टोटल एटम कितना हो जाएगा, 3 into 2 = 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ भी 6 क्लोरीन हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। यहाँ बेरियम 3 है, यहाँ भी बेरियम 3 है, तो तुम्हारा बेरियम भी बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखेंगे स्टेट क्या है इसका। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड किसमें लिए थे हम लोग, एक को सॉल्यूशन लिए थे दोनों का, तो यहाँ पे AQ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम AQ लिखेंगे। स्पेस कम नहीं है इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, इसका बगल में नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जैक्ट एग्जाम में तुमको ऐसे लिखना है। ये तुम्हारा सही तरीका है लिखने का। ठीक है, ये सही तरीका है, एक लाइन में लिखना है, नीचे नहीं लिखना। नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो स्पेस कम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हारा बेरियम सल्फेट है, ये एक प्रेसिपिटेट है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये तुम्हारा फिर से सॉल्युबल सॉल्ट है अल्युमिनियम क्लोराइड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्वस लिख देंगे, ये एक सॉल्युबल साल्ट है। यहाँ पे भी सब लिखा हुआ है तुम्हारा, जो बेरियम क्लोराइड है वो कलरलेस है, अल्युमिनियम सल्फेट भी कलरलेस है, लेकिन दोनों एक्वस है। तुमको जो प्रोडक्ट क्या दे रहा है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है जो कि बेरियम सल्फेट है, और अल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है जो कि एक्वस है, कलरलेस है। एक्वस का मतलब पानी में मिला हुआ है, वाटर सॉल्युबल साल्ट है वो। ठीक है, ये हो गया 8th केमिकल रिएक्शन। अब ये हो गया 9th केमिकल रिएक्शन, जो कि तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोरीन का। ये बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, तो हाइड्रोजन को तुम कंबाइन कर दोगे Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, तुम्हारा बन जाएगा HCl। और यहाँ पे Cl एक ही है, Cl 2 है, यहाँ पे 2 कर दोगे, यहाँ पे बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये और ये भी गैस है, क्योंकि जो HCl का जो बनता है ना, यहाँ पे गैस ही बनता है इस रिएक्शन से, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है तुरंत। तो हम लोग फिर बाद में डिस्टिलेशन कर देते हैं, तो ये तुम्हारा गैस निकलेगा। ठीक है, तो तीनों गैस है यहाँ पे। अब अगला रिएक्शन पे चलते हैं। सोडियम विथ वाटर
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, सोडियम का ले रहे हो ऑक्सीजन के साथ। अब ये बैलेंस करके देख लेते हैं एक बार। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। NaOH प्लस H2, सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, ये विगरस रिएक्शन होता है, बहुत तेज फास्ट रिएक्शन होगा और बहुत ज्यादा हीट, और ये मतलब सच समझो कि ऐसे ब्लास्ट जैसा होने लगेगा। तो सोडियम और जो वाटर मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, ऊपर उड़ जाएगी ये। तो यहाँ पे गैस लिख ही देते हैं चलो। और ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तुम्हारा एक्वस हो जाएगा, ये पानी में घुला हुआ रहेगा। और ये स्टेट यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड है, और ये तुम्हारा लिक्विड है वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो हम लोग H2O को ले रहे हैं, ठीक है। H2O को लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलो ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, चलो बैलेंस हो गया। Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, बैलेंस हो गया। और रुको रुको, कुछ गलती हो रहा है मेरे से यहाँ पे। हाइड्रोजन 2 है प्लस यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गया ना। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो हमको यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं इसको, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे अगर हम 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा ना। 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, डबल कर दो सबको। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम कितना है, सोडियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सोडियम 1 है। यहाँ पे सोडियम करो, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गया। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो फिर से हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको हटा दूं। 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो ये 6 हो गया टोटल। ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 3 से इसको इसको 6 हो गया ना, तो यहाँ पे इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को फिर से हम यहाँ पे 6 करेंगे। 6 कर दिए, तो 6 करने के बाद यहाँ पे ये हो गया है सोडियम 6, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6 प्लस 4 10, यहाँ पे क्या है, 6 और 2 12 है। 12 है, 12 हो गया, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब काउंट करो कितना है, यहाँ पे 6 सोडियम है, यहाँ पे भी 6 सोडियम है। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, 3 टू 6, और यहाँ 6, 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। तो अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, 6 सोडियम प्लस 6 H2O, 6 NaOH प्लस 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 सोडियम, 3 कॉमन ले लिया तो 2 वाटर बन गया 2। और यहाँ पे फिर तुम 3 कॉमन ले लो, तो 2 Na बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी हो गया तुम्हारा, प्लस तुम्हारा यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए हम हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पे जो 3 कॉमन लिया है इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, 2 Na 2 सोडियम 2 वाटर 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसे हो गया।
ऐसे कर सकते हो, कैंसिल करके तुम यहाँ पे बेस पे आ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ जो कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है सोडियम सल्फेट के साथ। शायद ये कवर हुआ है क्या, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड अल्युमिनियम सल्फेट हुआ है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ, चलो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे भी देखो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2। और बेरियम क्लोराइड का हम क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन था ही, हम लोग पहले देख चुके हैं। और यहाँ पे तुम्हारा जो सोडियम ये सोडियम सल्फेट है वो भी एक्वा सॉल्यूशन में है, Na2SO4, ये भी एक्वस में है, ठीक है। बनेगा क्या, तुम्हारा बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा। और क्या बनेगा, और बनेगा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं। ये बना है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे, अपना थंब रूल यही है कि जो सबसे जो बड़ा वाला है, जिसमें सबसे एटम का नंबर सबसे ज्यादा है वो ले लो। तो यहाँ पे एटम का नंबर सबसे अधिक इसमें है, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम कितना है यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फेट यहाँ पे कितना है, 1 है, सल्फेट यहाँ पे भी 1 है। ये तो बैलेंस हो गया ये पार्ट। अब बेरियम का देखते हैं, बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है। तो सिर्फ हम अगर 2 NaCl यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा सब पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा बेरियम सल्फेट है, ये एक PPT है, प्रेसिपिटेट फॉर्म है ये तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पे तुम इसको सॉलिड लिख दोगे, ठीक है। और तुम्हारा NaCl वाटर में रहेगा तो एक्वस लिख दोगे। यहाँ पे तो एक्वस सॉल्यूशन था ही, और बेरियम ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन प्लस एक्वस सॉल्यूशन एक सॉलिड प्रेसिपिटेट देगा और एक सॉल्ट देगा जो कि पानी में घुला हुआ है। ये तुम्हारा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। ये भी बहुत इजी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लो, प्लस HCl ले लो। क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे काउंट करना शुरू करोगे, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा ये ले लो, वाटर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 1 है। नहीं, यहाँ भी है ना हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब सोडियम है, सोडियम भी बैलेंस, सोडियम 1 यहाँ पे, सोडियम 1 यहाँ पे। क्लोरीन भी 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, क्लोरीन भी 1 राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, हमको कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी है। अब आगे कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये हमारा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम लोग पास्ट ईयर का जो CBSE में पूछा गया है, हम लोग अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। तो अभी ये तो जस्ट बिगिनिंग समझो इस चैप्टर का, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और NCERT एक बार देख लेना। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसका तुमको नोट्स भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में तुम लोगों को एक हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी वीडियो होगा, जो कि एक रिवीजन वीडियो होगा, जिसमें हम उस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करेंगे, जो तुम एग्जाम में भी उसी वीडियो को देखोगे, उसी को रिवाइज करोगे। तो वो उसमें उसमें एक डाउनलोड भी रहेगा PDF का, तुम उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो उसको एक नोटबुक पे लिख भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो वो समरी वीडियो जरूर देखना, लेकिन अभी सीखने के लिए हर वीडियो को मेरे साथ देखते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलो बाय बाय।